डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओडिशा टीजीटी साइंस पीसीएम के सॉल्यूशन 6 मार्च 2022 का जो पेपर हुआ था एंड इट इज ऑफ बैच 1 और टोटल 30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, जिसमें हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 51 से 60 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बैच 2 जो कि 6 मार्च को हुआ था वो करवा चुका हूँ, और जो 7 मार्च को पेपर था बैच 2 का उसके भी सॉल्यूशन मैंने करवा दिए। So let us start now. Question number 51 है, an electric wire of length L and a cross section A is the area has resistance R ohm। यानी कि हमारे पास अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है अगर, तो इसका रेजिस्टेंस है R। Another wire of same material having the same length। अब हमारे पास कोई दूसरा वायर है, लेंथ तो सेम है लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 4A है, तो हमें बताना है कि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। लेंथ पर डायरेक्टली करता है रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा वायर लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी। तो फर्स्ट केस में मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस रो एल अपॉन एरिया के इक्वल होगा। सेकंड केस में रेजिस्टेंस देखो रो और एल तो सेम ही है, सेम मटेरियल बोला है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी सेम होगी। यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की जगह पर कितना चलेगा 4 है। मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ, एक ही बात है 4 है। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1/4 रो एल अपॉन में एरिया। तो ये एरिया कितना 1/4 रो एल अपॉन ए, ये क्या है ओरिजिनल, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था फर्स्ट वाले वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस 1/4 होगा पहले वाले के। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी R/4। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर आर डबल इट्स रेजिस्टेंस। ये भी उसी से क्वेश्चन, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। रो एल अपॉन एरिया में पता है फॉर्मूला होता है। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों चीजों का डबल कर रहे हैं, यानी कि नई जो लेंथ है वो पहले वाले की दुगनी है और जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी डबल हो गया है, 2A हो गया। तो हमें बताना है नया रेजिस्टेंस कितना हो जाए। तो रो एल अपॉन एरिया तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अब एल डैश और ए डैश चलेगा। रो ये 2L और ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो रो एल अपॉन ए, और ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस भी है। इसका मतलब ये है कि जब हमने लेंथ को और एरिया को डबल किया है उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल रिमेन सेम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है देखो लेंज लॉ पहले समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई लूप है और इसके पास हम किसी नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं इस तरफ। तो लेंज लॉ ये कहता है कि इसमें ये जो लूप है इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। तो उस करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी कि वो इस मोशन का अपोज करे। ओके, तो इसी को लेंज लॉ भी कहते हैं। अब जैसे हम नॉर्थ पोल इधर ला रहे हैं तो इसमें नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा ताकि इसको पास ना आने दे, रेपेल करें। नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो इसका मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यही चीज है कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन इस पर डिपेंड करेगी कि आप इसको पास ले जा रहे हो या दूर ले जा रहे हो, और कौन से पोल को पास या दूर ले जा रहे हो। So it is depend on the law of conservation of energy। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 54, when the distance between two charged particle is half, the force between them become। यानी कि जो डिस्टेंस है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का उसको हाफ किया जा रहा है, तो जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो इसमें हम लगाएंगे कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हमारे पास है Q1 Q2 और उनके बीच की सेपरेशन है R, तो उनके बीच में फोर्स होता है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको वैक्यूम में। K इज कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं, तो R/2 डिस्टेंस हो रहा है। यानी कि चार्ज तो सेम है Q1 Q2, लेकिन उनके बीच की दूरी अब आधी हो गई है। तो जो अब नई फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 तो सेम है, लेकिन अब R डैश चलेगा यहाँ पर, R डैश का स्क्वायर। सो K Q1 Q2 R डैश की जगह पर हम R/2 रखेंगे क्योंकि पहले वाले का ये हाफ है। सो F डैश विल बी इक्वल टू, ये देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा यानी कि 4 हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर।
और ये इतना क्या है, वो ही जो पहले फोर्स थी इसकी। तो इसका मतलब ये होगा जब आप सेपरेशन को हाफ कर दोगे तो फोर्स इंक्रीज होकर के 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 55 the mass of satellite is given and the radius is given, the value of gravitational force कितनी होगी। देखो यहाँ पर भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हो, लेकिन यूनिट में आप देखो सब न्यूटन पर किलोग्राम है। न्यूटन पर किलोग्राम का मतलब ये फोर्स पर यूनिट मास पूछ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछते खाली तो वो न्यूटन होता, तो ये पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि F/m। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ग्रेविटेशन लॉ बताऊं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है और उनके बीच का सेपरेशन r है, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी मास के, और इनवर्सली डिपेंड करेगी सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, नाउ यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर m1 पर मान लीजिए फोर्स निकाल रहा हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं फोर्स पर यूनिट मास देखूं m1 पे, तो वो कितना हो जाएगा, जी m1 में इधर ले आऊं m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट मास होगा, एक से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास मास ऑफ अर्थ है और यह है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स पर यूनिट मास, ये मास ऑफ सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जो फोर्स पर यूनिट मास होगा सैटेलाइट का, इट विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ दूसरा जो ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ अर्थ हो जाएगा जी एम ई अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो भी सेपरेशन होगा उनके बीच का। और अगर हम मान लीजिए फोर्स पर यूनिट मास फाइंड कर रहे हैं अर्थ के लिए, तो हम मास ले लेंगे सैटेलाइट का। सो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है बेसिकली। अब हम वही डाटा यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे जी की वैल्यू तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है, और मास गिवन है 7.34 इंटू में 10 की पावर 22। आई थिंक इस क्वेश्चन को इनको थोड़ा सही से लिखना चाहिए था, क्योंकि यूनिट कुछ और आ रही है, पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेपरेशन मतलब रेडियस हम ले लेंगे यहाँ पर 1.74 इंटू 10 की पावर 6, और इसका करेंगे स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे वी विल गेट 1.62 न्यूटन पर किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द क्वांटिटी विच इज measured of rotational inertia of a body has been put to great practical use in machine। देखो ये पूछ रहे हैं इनर्शिया का एनालोगस क्या होता है रोटेशनल में। तो इनर्शिया का जो रोटेशनल इनर्शिया हम कहेंगे वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर मान लीजिए लीनियर मैकेनिक्स में या ट्रांसलेशन मोशन में अगर मोमेंटम p होता है, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन में उसको हम एल से डिनोट करते हैं। यहाँ फोर्स होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी होता है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होता है। ऐसे ही इधर इनर्शिया होगा तो इधर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, आई से डिनोट करते हैं उसको। इधर तो सिर्फ इनर्शिया ही बोलेंगे। इधर अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा था क्वांटिटी विच इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड हैज बीन पुट अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज इन मशीन इज, तो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन a body just begins to slide over the surface of another body and this maximum value of static friction is called। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए फोर्स लगा रहे हो, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसमें लगता है उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही आपने इतनी फोर्स लगा दी कि जस्ट ये मूव करने वाला है, तो उस टाइम पर जो फोर्स लग रही होती है उसको मैक्सिमम फोर्स कहते हैं। एक्चुअली जो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये डिपेंड करेगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी है। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन टिल अ मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होती है। फिर जब वो मोशन में आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो लेस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। फिलहाल यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी हुई है, पूरा जो स्टेटमेंट है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, मतलब ये डेफिनेशन है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में, मतलब मैक्सिमम जो फोर्स लगती है स्टैटिक फोर्स, इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।
58. The force which resists motion when the surface of object comes into contact with the surface of another object. मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस पर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कोई भी सरफेस भले वो कितना भी प्लेन है उसमें कुछ क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पर हैंग हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। तो एक जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, मतलब जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब फ्रिक्शन। मतलब ये वो फोर्स होती है जो कि मोशन का रेसिस्ट करती है। कब करेगी? जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेस पर रखे हुए। If an angle of incidence of a ray of light in denser medium is such that the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, तो ये पूछा है then the corresponding angle of incidence क्या होगा? देखो, जब आप TIR पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ठीक है, तो वो जब उसी मीडियम में वापस आ जाए, किसमें? डेंसर में ही वापस आ जाए, तो ये प्रोसेस होता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंस एंगल है I वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर देखो दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, ये डेफिनेशन है किसकी? क्रिटिकल एंगल की। मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। जब रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। TIR के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। पहली, जो रे है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। Whatever be the position of the object, the lens which produces virtual and erect image। देखो, ऐसा लेंस होता है कॉनकेव लेंस जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर लेंस पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। और देखो TIR पे बेस्ट ये भी क्वेश्चन है 75। फॉर TIR टू ऑक्यूर द इंसिडेंट लाइट मस्ट ट्रेवल। तो मैंने आपको बताया था ये डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस वीडियो में हमने इनिशियल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 70 डिस्कस किए जाएंगे।